हेलो बच्चों, क्लास 10th में एक चैप्टर आपका प्रारंभ किया हुआ है, वास्तविक संख्याएं। ये कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर है और आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि वास्तविक संख्या या रियल नंबर से ही रिलेटेड और अन्य चैप्टर की विषय भूमिका बनी हुई है। हम कह सकते हैं कि अन्य चैप्टर की जो भूमिका है वो आपकी सीधी सीधी वास्तविक संख्याओं पर टिकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग जो है वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। वास्तविक संख्याएं हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपका जो है पढ़ाया गया था कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग परमेय तथा अपरमेय मीन्स रेशनल और इरेशनल नंबर का जो है अध्ययन करते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का जो है अध्ययन है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत करते हैं। साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि परमेय संख्याओं का समूह तथा अपरमेय संख्याओं का समूह मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह या समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय जो समूह दिए जाते हैं अवयव, उनको एक सुव्यवस्थित क्रम में सुसज्जित क्रम में लिखना ही समूह या समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है जो समूह में संख्याएं दी गई हैं उनका। फिर हमने वास्तविक संख्याओं के बाद में देखिए दो डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं या लिखी जाती हैं। शो होता है उनका, मतलब प्रदर्शन होता है P/Q के रूप में। ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, परमेय संख्याएं तो डेफिनेशन के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अपॉन के रूप में कोई दी गई हो तो परमेय संख्या है, जैसे 22/7 या 1/2। ठीक, अच्छा। और जो नॉर्मल भी दी गई हैं, जैसे आपका लिखा है 5, तो ये भी परमेय है क्योंकि अपॉन 1 मान के P/Q का रूप बन चुका है यहाँ पे। ठीक, साथ साथ हमने ऐसी संख्याएं भी परमेय संख्याओं में सम्मिलित की हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव का प्रसार, दशमलव के बाद का विस्तार, ये हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि दशमलव के बाद का जो प्रसार है, जो विस्तार है, वो शांत है। कहने का मतलब दशमलव के बाद निश्चित अंक हैं, फिक्स नंबर हैं आपके। जैसे 2 नंबर तक गया है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक गया है कोई वैल्यू, कोई 3 स्थानों तक गया है, कोई 4 स्थानों तक गया है। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो है ऐसी संख्या जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं वो भी परमेय संख्या हैं। साथ साथ परमेय संख्याओं के बारे में आपको ये भी बताया गया था कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत का मतलब शांत नहीं हो रहा है दशमलव प्रसार, मतलब कंटिन्यू आ रहा है, मतलब कोई ना कोई अंक आ रहा है, रिपीट कर रहा है। साथ साथ उनमें एक क्वालिटी है कि उनमें अशांत के साथ साथ उनमें जो है मतलब संख्याएं निश्चित क्रम में रिपीट कर रही हैं। कोई संख्याएं हैं जैसे दशमलव के बाद 21 है तो 21 21 21 डॉट 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 इस तरीके से आ रही है, तब भी आपके परमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्याओं की पहचान हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है पिछले टर्न पे अपरमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। अपरमेय संख्याएं कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं, इनके बारे में हमने सीधा बताया था। देखिए, डेफिनेशन के अनुसार चलें तो ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। परमेय लिखी जा सकती हैं, अपरमेय नहीं लिखी जा सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपॉन के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जिनका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। मतलब शांत भी नहीं है दशमलव के बाद का जो विस्तार है, और अनावर्ती मीन्स कोई सिस्टमैटिक रूप नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, संख्याओं का कोई सिस्टम नहीं है आने जाने का। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं भी आपकी
अपर में संख्याएं होंगी, ये रेशनल नंबर है। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि अगर हम अभाज्य संख्या का रूट ले लें तब भी आपकी अपर में संख्या है। जैसे हम लोगों ने 2 का रूट लिया था, रूट 2 अपर में संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है, 3 का रूट लेंगे, अपर में संख्या हो गई। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो आपका अशांत और अनावर्ती के रूप में रहेगा। रूट 5 है, रूट 7 है, ठीक है, रूट 11 है। तो ये सब आपकी अपर में संख्याओं के रूप में व्यवस्थित हैं। साथ साथ हमने यहीं पे आपका जो है वीडियो फर्स्ट इतना ही आपका बना था। आज हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं में एक शब्द आया था पूर्णांक, पूरा अंक। तो इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो आइए समझें। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक समझेंगे, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, हैं। थोड़ा सा तरीका चेंज रखें। हम लोगों को पूर्णांक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं में एक शब्द आया था पूर्णांक। कहाँ आया था हम आपको बता दें। जैसे डेफिनेशन थी परमेय संख्याओं की, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, अंश बटे हर के रूप में होती हैं। और साथ साथ p और q पूर्णांक थे, और q डज नॉट इक्वल टू 0 था। तो हम लोग आज सबसे पहले पूर्णांक समझेंगे एक चित्र के माध्यम से, तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए पूर्णांक क्या हो सकते हैं। देखिए पहले हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं, बीचों बीच 0 होता है और राइट हैंड पे प्लस की वैल्यू चलती है, लेफ्ट पे माइनस की चलती है। तो हम यहाँ पे +1 ले लें, +2 ले लें, इस तरीके से और भी आ सकते हैं धनात्मक, हैं। -1 ले लें, -2 ले लें, और भी आ सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक की डेफिनेशन, ये चित्र आपका जो है व्यवस्थित कर रहा है कि शून्य सहित, शून्य भी आपको रखना है क्योंकि पूर्णांक में शून्य सम्मिलित है, नहीं तो वहाँ पे डेफिनेशन में परमेय व अपरमेय में शून्य को रोका नहीं जाता। एक तरीके से शून्य पे प्रतिबंध न लगाते कि q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पहले से हम जानते थे कि p और q पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांकों के समूह में आपको 0 नहीं लेना है q की जगह पे। तो पूर्णांक समझ रहे हैं, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्याओं में पूर्णांक आया है। तो पूर्णांक क्या है कि शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं, ये धन की पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण मीन्स पूरी संख्याएं, डेसिमल नहीं होगा, पॉइंट में मतलब नहीं होगा, और अपॉन में नहीं होंगी संख्याएं, पूरा अंक होगा। जैसे 1, 2, 5, 3, 4, 7 पूरा अंक। तो 0 सहित सभी धन की पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं प्लस की, और ऋण की पूर्ण संख्याएं, ये पूरी संख्याएं लिखी हैं मतलब पूरा अंक लिखा है, मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सरल हो गई चित्र के माध्यम से। चित्र देखिए आप कि शून्य सहित सभी धन की पूर्ण संख्याएं तथा ऋण की पूर्ण संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, ठीक है नहीं। ये डेफिनेशन लिख भी लेंगे और हम बोर्ड पे भी लिखवा देंगे। साथ साथ पूर्णांक देखिए 2 प्रकार के होते हैं। शून्य को तो रखा ही गया है पूर्णांक में, क्योंकि पहले ही डेफिनेशन में कह दिया है कि शून्य सहित, तो शून्य सहित लेना ही आपको, शून्य को साथ में 0 को लेना है। और पूर्णांक क्या होते हैं? धन की पूर्ण संख्याएं और ऋण की पूर्ण संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो पूर्णांक 2 प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप चाहें तो आप लिख भी लें और हम भी आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए। तो यहाँ पे हमने आपके सामने पूर्णांक की डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा समझिए। चित्र के माध्यम से हम समझा चुके हैं आपको 0 लेना है। देखिए चित्र में 0 बना हुआ है, धन की पूर्ण संख्या लेनी है, ऋण की पूर्ण संख्या लेनी है, मिलकर पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। तो एक हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा इसको समझिए कि शून्य सहित सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, हम लोगों को पूरी संख्या लेनी है, ठीक है, होल नंबर, पूरा अंक लेना है। तो शून्य सहित सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं आएगी, देखिए पूरे अंक लिए गए हैं, +1, +2, +3 एंड सो ऑन ETC। और दूसरा आपका लिखाया गया है ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक में ऋण वाली संख्या आएगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक की डेफिनेशन हम आपको समझा चुके हैं कि पूर्णांक
दो प्रकार की होती है। धन की संख्याएं पूर्ण संख्याएं, ऋण की पूर्ण संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हीं पूर्णांकों का यूज हुआ है परमेय और अपरमेय संख्याओं में। किस जगह? जैसे परमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। बस यहीं पे ये जो पूर्णांक लिखा हुआ है, वहाँ पूर्णांक का मतलब ये संख्याएं आएंगी। प्लस की भी आ सकती हैं, माइनस की भी आ सकती हैं, शून्य भी आ सकता है, लेकिन हर में जो q लिखा जाएगा, परमेय का रूप क्या होता है? p अपॉन q। तो अपॉन में q जो लिखा जाएगा वो आपका शून्य नहीं लिया जाएगा। हमने ये भी बताया क्यों नहीं लिया जाएगा, उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, इस वीडियो के, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में आपको हमने समझाया था बाकायदा सिस्टम से कि शून्य नहीं लिया जाएगा क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों को परमेय तथा अपरमेय संख्याएं जब पढ़ी थी हमने, तो वहाँ पे देखिए अपरमेय संख्याएं क्या पढ़ी थी? वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं हो सकती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरमेय संख्याएं जब हमने लिखी थी तो वहाँ पे लिखा था √2, √3, √5, √7, √11 है। तो हमने एक तरीके से देखा था कि अभाज्य संख्याओं पे अगर रूट ले लिया जाए तो आपका वो बन जाता है क्या? एक तरीके से अपरमेय, क्योंकि उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती के रूप में व्यवस्थित रहेगा। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के बाद में है, जो हमने पूर्णांक की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इस डेफिनेशन के बाद में हम लोग आगे जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो भाज्य और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण है और आगे भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़नी आवश्यक है। देखिए भाज्य संख्याएं क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए आगे हमने ये डेफिनेशन का क्रम बढ़ा दिया है। जैसा कि आपने वीडियो फर्स्ट में भी देखा होगा कि हमने इतनी डेफिनेशन हम लोगों को पढ़नी है प्रारंभिक ज्ञान के लिए, तब तो आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा चैप्टर थ्योरिकली है। तो आगे हम लोग देखिए पूर्णांक पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, परमेय संख्या पढ़ चुके हैं, अपरमेय संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्णांक पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं क्या हैं, हमने लिखे हुए हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या है, इसके बारे में थोड़े समझिए। वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल हो सकती हैं। एक शब्दों में हम कह सकते हैं वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो जिनका स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी बन जाते हैं, जो डिविजिबल हो जाती हैं, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या क्या है, जो दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है। अभाज्य संख्या क्या है कि एक को छोड़कर, एक को आप छोड़ दीजिए, एक को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल लेके दिख रहे हैं, भाज्य संख्याएं हमने बताया है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल हो जाती हैं या स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड अन्य फैक्टर भी बन जाएं तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम ले लें एक तरीके से 8 लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपके सामने। 8 लिखा हुआ है तो 8 देखिए 8 से भी कट सकता है। 8 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, 8 एकम 8। 8 आपका 4 से भी कट जाएगा, 8 आपका 2 से भी कट जाएगा। तो देखिए स्वयं के अतिरिक्त अन्य आपके डिविजिबल पॉइंट भी मिल गए हैं। ये स्वयं था आपका 8 लिया था तो 8 से तो कट ही रहा है एक तरीके से, साथ साथ 4 से और 2 से भी आपके कट रहे हैं। तो इस टाइप की संख्याएं जिनके स्वयं के अतिरिक्त अन्य फैक्टर भी बन जाते हैं, अन्य डिविजिबल संख्याओं से हो सकता है, तो वो कहलाता है एक तरीके से भाज्य संख्या। इसी के विपरीत अभाज्य संख्या क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त, एक को छोड़ दीजिए, एक को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 आपका 2 से ही कटेगा, 2 के अतिरिक्त 2 और किसी से नहीं कट सकता है, 1 को छोड़ दीजिए। जैसे 3 है, 3 से ही कट करेगा। 5 है, 5 से ही कट करेगा। 7 है,
11 है, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से भी कट जाता है। हमें स्वयं से कटने वाली संख्याएं चाहिए जो जिनका गुणनखंड स्वयं हो। है ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं का एक गुणनखंड वही स्वयं संख्या होती है और कोई डिविजिबल नहीं होती है संख्याएं, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इनकी भी हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। वैसे हमने आपको बता दिया है, आप जो है उस तरीके से मेंटेन कर सकते। तो देखिए अभी हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी दी थी। इसकी डेफिनेशन हमने लिख भी दी है, थोड़ा आप समझने का प्रयत्न करें कि भाज्य संख्या में देखिए लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त मतलब स्वयं से तो कटती है, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। हैं एक तरीके से अन्य संख्याएं भी गुणनखंड बन जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। स्वयं से भी कटती हैं, साथ साथ अन्य अंकों से भी कट जाती हैं। जैसे हमने 8 लिए हुए हैं एग्जाम्पल में, कोई भी संख्या ले लें, 144 ले लें, 8 ले लें, कुछ भी 12 ले लें, तो 8 लिया हुआ है तो 8 देखिए स्वयं से कटेगा, 8 से तो कटेगा ही, साथ साथ आपका 4 से भी, 4 दूना 8 और 2 से भी कट जाएगा, 2 चौके 8। तो ऐसी संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी कट जाती है। तो ये डेफिनेशन आपको बताए हुए हैं, अभी बताई थी हमने और लिखवाई भी है, आप अपने शब्दों में से लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ साथ एक डेफिनेशन और लिखी हुई है हमने अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से एक को छोड़ देते हैं, एक को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से आपकी डिविजिबल होती हैं, स्वयं से कटती हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं जिनके स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। ये भी कह सकते हैं अन्य किसी संख्याओं से नहीं कटेंगे तो वो फैक्टर कैसे बनेगा। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या लिखी है? एक को छोड़ देते हैं इसमें, एक को छोड़कर वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। स्वयं से कौन कौन कटेंगी? स्वयं से जैसे आपका 2 है, 2 आपका और किसी से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, ये ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं। ठीक है, एक को छोड़कर। तो ये डेफिनेशन आपकी लगभग मैं चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले जो हम लोगों को डेफिनेशन हल्की पूरी चाहिए वो आपकी एक तरीके से हम लिखवा चुके हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे देखिए यूक्लिड के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी के नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हिंदी में मासा कहते हैं। इसमें यूक्लिड की एल्गोरिथम का प्रयोग हुआ है। एल्गोरिथम मीन्स एक तरीके का रूल है, इसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए प्रमेय का, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। साथ साथ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये भी पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोगों को अभी आगे देखना है, तब कहीं जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये डेफिनेशन आप जो है लिख लेंगे हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया करें यूट्यूब पे। ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। साथ साथ आज हम लोग यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि यूक्लिड क्या है, यूक्लिड कौन है। एक तरीके से इन्होंने ये क्यों मैथमेटिक्स में आए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 10th से पहले 9th में यूक्लिड के बारे में पढ़ा था। 9th में हम लोगों ने यूक्लिड के बारे में पढ़ा था। यूक्लिड हैं, यूक्लिड। तो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में कि यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, एक तरीके से चैप्टर था ये 9th में, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। तो उसमें हम लोगों ने यूक्लिड से संबंधित अवधारणाएं, ठीक है, और नियम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यूक्लिड द्वारा जो नियम दिया गया है एचसीएफ से संबंधित वो नियम पढ़ेंगे। तो यूक्लिड ने जो है यहाँ नियम जो दिया है वो पहले प्रमेयिका के रूप में दिया है कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग 7वें नंबर पर पढ़ेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका।
इनकी पहले प्रमेय पढ़ेंगे, तब जाके आगे हम लोग 8 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की विभाजन या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। तो ये भी आप लिख लेंगे, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको परिभाषाएं लिखाई जाएंगी, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझेंगे, थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, वैसे आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में, लेकिन अब इनके शब्द आप सुनिए कि यूक्लिड के अनुसार आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमें 2 संख्याएं दी जाती हैं, हमेशा ध्यान रखें, हमें इसमें 2 संख्याएं दी जाएंगी जिसमें एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, है। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका ये कहती है कि हमें 2 संख्याएं दी जाएंगी, हमें 2 धन पूर्णांक दिए जाएंगे, हैं 2 धन पूर्णांक ए और बी जैसे दिए जाएंगे, जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो इन्हीं दोनों धन पूर्णांकों से हम लोग नए दो धन पूर्णांक Q और R प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ भी और भी ले सकते हैं, ए बी और क्यू आर की जगह पे, है। परिभाषा के लिए कोई निश्चित जो है सिंबल लेने पड़ेंगे, तो हमने ए बी और क्यू आर ले चुके हैं। तो यूक्लिड यही कहते हैं कि हम यदि प्रमेयिका में यदि हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 धन पूर्णांक दिए गए हैं, जिसमें एक धन पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक, 2 में एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो इन्हीं दोनों धन पूर्णांकों से हम अन्य 2 धन पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के जरिए। तो इनका एक फॉर्मूला भी बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। छोटे क्लासों में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे हो सकता है ये नाम ना सुना हो, है। तो यहाँ पे हम लोग विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन आपको बता दी है, हम लिख रहे हैं, तो इसको आप ये भी डेफिनेशन नोट कर लेंगे, साथ साथ हम प्रमेयिका बता रहे हैं सबसे पहले, बाद में एल्गोरिथम बताया जाएगा, हैं। क्योंकि एल्गोरिथम में यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें प्रमेयिका का यूज है, तो सबसे पहले प्रमेयिका पढ़ना जरूरी है, इसलिए जो है आइए प्रमेयिका देखें। तो देखिए बच्चों, आगे हम लोग जो परिभाषाओं का क्रम है, इस क्रम में वास्तविक संख्याएं पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन, परमेय संख्या पढ़ चुके हैं, अपरमेय संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्णांक पढ़ चुके हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं। आगे आपका जो परिभाषाओं के क्रम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए 10th स्तर पे लिए रहेगा जो है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, अभी हमने आपको समझाया भी था, और बहुत कम शब्दों में इस प्रमेयिका को हमने लिखा हुआ है, आप ये मान के चलें, ठीक है। किताबों में कई तरीके से आपको दिया गया है, यहाँ पे आप शॉर्टकट तरीके में समझिए एक तरीके से, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे ए और बी के लिए, जिसमें ए बड़ा है बी छोटा है। जिस साइड में आपका खुला होता है ये आपका बिग साइड होता है, और जिस साइड में नॉक होती है वो छोटी होती है। तो कहने का मतलब इस साइड में ऐसा लगा हुआ है सिंबल, तो इसका मतलब ए बड़ा हुआ है, ए बड़ा है और बी छोटा है। तो 2 संख्या हमने ली हुई हैं ए और बी, हैं, जिसमें ए बड़ा बी छोटा, 2 पूर्ण संख्याएं Q और R, इन्हीं से ए और बी से हम लोग Q और R इस प्रकार उपस्थित होंगे इसमें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए को आप भाज्य कहेंगे, हैं, बी को आप भाजक कहेंगे, क्यू को क्यूटेंट भागफल कहेंगे, और आर मीन्स रिमाइंडर शेषफल, है। तो कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लोग जो है देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, जहाँ ए बड़ा है बी छोटा है, 2 पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर आपकी इस प्रकार उपस्थित होंगी, किसमें, ए और बी में, कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से आप एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें हम लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
यहाँ पे देखिए एक कंडीशन शेषफल की दी गई है कि शेषफल जो होता है आर, बहुत ध्यान सुनिएंगे, आर जो होता है शेषफल होता है वो जीरो से बड़ा या बराबर होता है। हम लोगों ने शेषफल जीरो भी देखे हुए हैं, शेषफल आपका रिमाइंडर जीरो भी आता है, जीरो से बड़ा भी आ सकता है और कोई संख्या आ सकती है। तो आर का मान जो शेषफल हम ले रहे हैं, शेषफल सुना होगा आपने, जो आपका रिमाइंडर बचता है डिवाइडेशन पे, तो आपका जो शेषफल है रिमाइंडर है वो आपका जीरो से बड़ा या बराबर होता है। जीरो से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी आ सकता है, और बी से छोटा होगा। ये जो बी लिया गया है इसमें, इससे छोटा होगा। तो ये आपकी है यूक्लिड विभाजन एक तरीके से प्रमेय का है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीख सकते हैं, जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीख सकते हैं। ये आप नोट करें पहले। तो आगे हम लोग ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। कौन बी? ये जो बी लिया गया। देखिए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे आप कोई दो संख्या ले लें, जैसे हमने एक 4 ले लिया और दूसरा 17 ले लिया। ये दो संख्याएं आपकी दी गई, जैसे 4 और 17, ठीक है। इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये दिखाइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो चूंकि 17 आपके बड़े हैं और 4 छोटे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। जैसे हमने डिवाइडेशन कर दिया, इस तरीके से कर दें तो 17 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 बढ़ गया 16, यहाँ 1 बचा रिमाइंडर। तो आपका सीधा देखिए, एक तो हो गया रिमाइंडर आर, 4 आया, ये क्विटेंट है क्यू है। अंदर आपका 17 दिया, ये एक तरीके से आपका भाज्य है ए, परिभाषा के अनुसार चलें, और 4 जो दिया गया है वो आपका बी है, ठीक है। तो 4 और 17 जैसे दो संख्याएं हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं 17 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब भाग देते हैं, दो संख्याएं हैं 17 और 4 हैं, इनसे हमें नई दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे इसमें आया 1 और 4। तो कहने का मतलब दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, तो इनसे हम नई दो संख्याएं क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को ये सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे इसमें देखें आप, तो ए आपका 17 है, ए बराबर 17, बी बराबर 4, क्यू बराबर 4 और आर बराबर 1। ये सेटिस्फाइड करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। कैसे? रखिए इसमें, तो 17 बराबर एक तरीके से बी का मान 4 गुणा मल्टीप्लाई है क्यू का मान 4 और प्लस रिमाइंडर 1। तो 17 बराबर 4 चौको 16 प्लस 1, तो 17 बराबर 17। तो हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है कि दो संख्याएं आपको दी गई थी ए और बी, जिसमें ए 17 है बड़ी संख्या और बी आपका 4 है छोटी संख्या। तो 17 ए है और बी 4 है। तो ए और बी के माध्यम से बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या का भाग दिया, ये ए और बी संख्याएं थी, बहुत ध्यान समझें। इससे हमें नई दो संख्याएं प्राप्त हुई क्यू और आर हैं। तो उसको लिख लेंगे कि ए क्या है? भाज्य। हिंदी में लिख देंगे भाज्य ए बराबर 17, भाजक बी बराबर 4, भागफल क्यू इक्वल टू क्यूटेंट आया है क्यू इक्वल टू 4 4 और शेषफल आर रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो ये हमारे फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको आपका सेटिस्फाइड करेंगे LHS इक्वल टू RHS। और इसमें हम ये भी देखेंगे जो आर आता है, ये शेषफल जीरो भी हमने काफ़ी बार देखे हैं। जैसे आपका 16 होता है, यहाँ 16 में 4 का भाग देंगे, तो 16 में 4 का भाग देंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, शेषफल जीरो आएगा। तो शेषफल जीरो भी देखे हुए हैं और शेषफल हमने और भी अंक देखे हैं, लेकिन हमेशा वो बी से छोटे होंगे। जिस संख्या से भाग देते हैं, जैसे 4 से भाग दिया है तो 4 से हमेशा शेषफल छोटा होगा। ये आपका जो है यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जो है रिमाइंडर आर की पोजीशन क्या होती है, आर की स्थिति क्या होती है। तो आर आपका जो होता है
0 से ग्रेटर एंड इक्वल होता है एंड b से लेस होता है। 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे सीख भी लेंगे। इसी का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है कहाँ, एल्गोरिथम में। जो इनका नियम है एचसीएफ ज्ञात करने का, उसे कहेंगे आप एल्गोरिथम, ठीक है। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, है ना। तो इसे जो है लिखना अनिवार्य है। इसके बाद में हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसी के साथ साथ आप जो है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, हैं। जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक संदेश पहुंचता रहे, मैसेज पहुंचता रहे कि हाँ वीडियो अपलोड हुआ है जो है यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने और साथियों मित्रों में भी शेयर करिए, हैं। और पूरा प्रॉपर समझ में आए तो लाइक अवश्य करिए। थोड़ा इस पे पोजीशन दिखाई पड़े कि हाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये नहीं पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। उस पर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाइए, कमेंट दीजिए, हैं। तो जिससे आप जो है एक तरीके से हम भी सूचना मिल सके आपके प्रति जो है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम 2 डेफिनेशन और पढ़ेंगे केवल, हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और साथ साथ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, हैं। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इसकी एक्सरसाइज। तो काफ़ी डेफिनेशन थी, इनको डेफिनेशन को कई बार वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तब कहीं जाके आपका क्लियर होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक डेफिनेशन को तैयार करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।